दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। दयानंद ने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। वस्तुतः उन्होंने मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण संचालन के लिए एक समग्र आचार संहिता प्रस्तुत की तथा उसी के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रणाली के सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति आदि प्रसंगों की व्यवस्थित समीक्षा नहीं की, किंतु राज्य के प्रयोजन, राज्य के संगठन, राजकीय शक्ति पर नियंत्रण तथा राज्य की सुरक्षा आदि के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्र और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया, किंतु उन्होंने प्राचीन ग्रंथ और मनुस्मृति में वर्णित विचारों को यथारूप स्वीकार नहीं किया, अपितु व्यापक रूप से अपने विचारों को इन ग्रंथों की मान्यताओं पर आधारित करते हुए राजनीतिक प्रश्नों के विवेचन में अपने मौलिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह। दयानंद ने राज्य और व्यक्ति के संबंध तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की औपचारिक मान्यताओं के विषय में विवेचन तो नहीं किया, यद्यपि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपने आग्रह को भली भांति अभिव्यक्ति की। उन्होंने घोषित किया कि व्यक्ति को आत्मोन्नति के प्रयत्न करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन वे व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज तथा राज्य के हस्तक्षेप का निषेध करते हुए भी दयानंद व्यक्ति की स्वच्छता का समर्थन नहीं करते। उन्होंने व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने अपेक्षा की कि सामुदायिक हित और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने को तत्पर रहना चाहिए। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य में हस्तक्षेपकारी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में है। मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारकों की भांति अपर्याप्त की प्राप्ति, प्राप्ति के संरक्षण, संरक्षित के सर्वधन और सर्वधन के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण को दयानंद राज्य के मूल प्रयोजन के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्होंने राज्य के अनिवार्य कार्य में पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का भौतिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि की उन्नति के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि, आंतरिक और बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करने के माध्यम से उनके नैतिक कल्याण को सम्मिलित किया। दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी रक्षा के प्रति अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। राजा के देवत्व का निषेध और राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल। दयानंद सरस्वती ने शासन की दिव्यता के विचार का निषेध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन करने की शक्ति केवल ईश्वर में निहित है, अतः कोई भी मनुष्य व्यक्तियों का स्वामी या राजा होने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सारे संसार का राजा परमेश्वर ही है, अतः समस्त व्यक्तियों को निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि वे परमेश्वर की प्रजा है और वही मात्र उनका राजा है। दयानंद ने राजकीय शक्ति किसी एक राजा या शासन में निहित किए जाने का विरोध किया। राजकीय शक्ति के अनिवार्य संस्थागत स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक मनुष्य को कभी भी राजा नहीं माना जा सकता। उनके मत में राजकीय शक्ति वस्तुतः 3 प्रकार की सभाओं, राज्यसभा, विधानसभा और धर्म सभा में निहित होती है। इन तीनों सभाओं की परिकल्पना दयानंद ने शासन की 3 निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में की। दयानंद का स्पष्ट मत था कि शासन के इन तीनों अंगों में राजकीय शक्ति सम्मिलित
सम्मिलित रूप में निहित होती है, अतः समस्त राजकीय कार्य इन संस्थाओं की सहमति से ही संपन्न किए जाने चाहिए। शासन के कार्य में प्रजा की सहमति को दयानंद ने महत्वपूर्ण माना। उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निवारण में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सहमति से ही शासन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन के लिए राजा शब्द के अतिरिक्त सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। दयानंद ने प्रजा से अपेक्षा की कि वह मर्यादा युक्त, उत्तम शील और गुणों से संपन्न, शौर्यवान, प्रजा के हितों के प्रति समर्पित तथा समस्त प्रकार से सुयोग्य व्यक्ति को ही सभापति या राजा के रूप में निर्वाचित करे। विधि का शासन। दयानंद ने घोषित किया कि शासन का आधार केवल शक्ति को ही नहीं बनाया जा सकता। उनके अनुसार धर्म और विधि बल के आधार पर ही शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित है। दयानंद ने स्पष्ट कहा कि शासन केवल भौतिक बल के आधार पर ही नहीं, अपने आदेशों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बौद्धिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक पर आधारित विधि तथा न्याय तीनों मिलकर ही राज्य की संपूर्ण शक्ति को व्यक्त करती है। दयानंद ने स्पष्ट कहा कि शासन और प्रजा दोनों को ही विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों के अधीन रहना चाहिए। धर्म को राजकीय शक्ति के प्रयोग का मापदंड मानते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि राजकीय शक्ति के मूल में धर्म का नैतिक बल और भौतिक शक्ति का सहयोग होना चाहिए। शासक व राजकीय कर्मचारियों को परामर्श दिया कि वे शक्ति का दुरुपयोग न करें तथा सदैव धर्म, न्याय और विधि के आदेशों से बंधे रहें। प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दयानंद ने शासन के संगठन को विकेंद्रीकृत किए जाने पर बल दिया। उन्होंने प्रमाणित किया कि शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम को माना जाना चाहिए। उन्होंने राज्य को ग्राम के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का परामर्श दिया। मनुस्मृति से उद्धृत देते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि शासन को ग्रामों की श्रृंखला के रूप में विकेंद्रीकृत आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई ग्राम के कार्यों के संचालन के लिए एक ग्रामपति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। 10 ग्रामों के स्तर पर प्रशासन की उच्चतर इकाई को गठित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर नियुक्त अधिकारी को अपने अधीन ग्रामों के प्रशासन का पर्यवेक्षण करने का दायित्व किया जाना चाहिए। उनका मत है कि 20 ग्राम के प्रशासक को 10 ग्राम के 2 प्रशासकों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार 20 गांवों के संगठन के ऊपर 100 ग्राम का संगठन होना चाहिए। 100 ग्राम के अधिपति के अधीन 20-20 ग्राम के 5 प्रशासक होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 100 गांवों के संगठन के ऊपर सशस्त्र ग्रामों का संगठन होना चाहिए। सशस्त्र ग्रामों के प्रशासन के लिए नियुक्त अधिकारी को उनके अधीन आने वाले 100 ग्रामों के 10 अधिपतियों के कार्यों के पर्यवेक्षण का दायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तरोत्तर वृहत संगठन के आधार पर संगठित करके शासन के शीर्ष स्तर राष्ट्रीय स्तर पर शासन की शक्ति को 3 राज्यसभाओं, राज्यसभा, विधानसभा व धर्मसभा में निहित माना जाना चाहिए। शासकीय शक्ति के मर्यादित सव्यवहार की आवश्यकता प्रतिपादित की। ये तथ्य दयानंद के चिंतन की सामायिक प्रासंगिकता का परिणाम है कि महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना प्रस्तुत की, दयानंद के चिंतन में उनके सूत्र 19वीं शताब्दी में ही विद्यमान थे। प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। दयानंद ने स्वीकार किया कि शासन के व्यापक दायित्वों की पूर्ति के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा उनके कार्य, शक्ति और दायित्वों को भली भांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। दयानंद का मत है कि कानून व्यवस्था के निवारण, प्रजा के पालन के लिए विभिन्न गतिविधियां संपन्न करने तथा प्रजा की सुरक्षा तथा न्याय के प्रशासन आदि कार्यों को संपन्न करने के लिए समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। दयानंद ने शासकीय पदाधिकारी की योग्यता में ज्ञान, पवित्रता, निष्ठा
और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया। न्याय व दंड। दयानंद ने न्याय को राज्य के दायित्व में महत्वपूर्ण माना। दयानंद ने स्पष्ट किया कि सज्जनों की सुरक्षा व दुष्टों के दमन ने राज्य की दंडात्मक शक्ति के अनुचित प्रयोग के द्वारा ही शासन सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होता है। मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए दयानंद ने अपेक्षा की कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग धर्म के अनुरूप व पक्षपात मुक्त होकर किया जाना चाहिए। दयानंद ने राज्य की न्यायिक शक्ति अकेले शासन में निहित नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक शक्ति का उपयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। धर्म सभा को सर्वोच्च न्यायिक निकाय मानते हुए दयानंद ने अपेक्षा की कि उनके द्वारा किए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए। दयानंद ने न्यायिक कार्य में विधि के प्रावधान और प्रक्रिया के नियमों को महत्व प्रदान किया। उनका मत था कि न्यायिक निर्णय को विधि के सिद्धांत, साक्ष्यों के परिशिष्ट साक्ष्य तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। दयानंद ने न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का अनुमोदन किया। मनु की भांति दयानंद ने भी प्रतिपादित किया कि न्यायिक शक्ति का उपयोग दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीश को दंडित किया जाना चाहिए। कर व्यवस्था। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति में व्यक्त विचारों का समर्थन किया। दयानंद ने प्रतिपादित किया कि कर लगाते समय शासन को प्रजा के हितों को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए और प्रजा पर अधिक मात्रा में और अनावश्यक रूप में कर का आरोपण नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राज्य संबंध। दयानंद ने राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने शासन से राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की अपेक्षा की। साथ ही शासक को परामर्श दिया कि उसे अन्य राज्यों में ऐसे सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे कि यथासंभव संघर्षों से बचा जा सके। अंतर्राज्य संबंधों के संदर्भ में दयानंद का दृष्टिकोण मनु के दृष्टिकोण से प्रभावित है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में के लिए दो उपाय साम, दाम, दंड व भेद तथा षड्गुण्य नीति, संधि, विग्रह, आसन, यान, संयम व द्विवेदी आदि का विवेक सम्मत रीति से उपयोग करने का परामर्श दिया। उन्होंने शासन से अपेक्षा की कि वह सुदृढ़ दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का संगठन करे ताकि उसे राज्य की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुरूप वह अपनी नीतियों को अधिक व्यवहारिक, कार्य संपन्न व तर्क संगत बना सके। दयानंद ने शासन को अपनी सैनिक शक्ति को संगठित और समृद्ध बनाए रखने का परामर्श दिया ताकि राज्य बाहरी आक्रमणों का प्रतिकार करने में सदैव समर्थ रहे और बाहरी आक्रमणों के कारण प्रजा को जनहानि न हो। राज्य को सैनिक शक्ति संगठित करने का निर्देश देते हुए दयानंद सरस्वती ने शासन को आवश्यक आक्रमणकारी नीति अपनाने का परामर्श नहीं दिया। उनके अनुरूप जनता का हित ही युद्ध या संधि के विषय में शासन द्वारा निश्चित किए जाने का निर्णायक आधार होना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा और नैतिक व मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था का महत्वपूर्ण माना। दयानंद के राजनीतिक विचारों से स्पष्ट है कि दयानंद ने राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में किसी नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादित करने का दावा नहीं किया। दयानंद ने स्वयं स्वीकार किया कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण मूलतः वेदों और भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत माने जाने वाले अन्य ग्रंथ यथा मनुस्मृति, शुक्र नीति सार, विदुर नीति, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से निर्धारित हुआ। किंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादित विचारों से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक विचार के संदर्भ में अपने मौलिक दृष्टिकोण को भली भांति व्यक्त किया। मनुस्मृति आदि ग्रंथों के दृष्टिकोण के विपरीत उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन करने की अपेक्षा शासक तथा शासकीय शक्ति के शीर्ष निकाय सभाओं के सभा सदनों से के जनता द्वारा निर्धारित निर्वाचन की व्यवस्था करके लोकतांत्रिक विचारों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।